इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस विनोद दिवाकर ने राम राज्य की पुलिस यानी योगी आदित्यनाथ सरकार की व्यवस्था का एकदम कायदे से पंचनामा किया है और उस सच को बाहर ला दिया है जिससे आए दिन यूपी की जनता रूबरू होती है। एक मामले की सुनवाई करते हुए इन्होंने यूपी पुलिस के बारे में वो कहा है जिसे सुनना किसी भी राज्य की पुलिस और सरकार के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने के लिए काफी है। सोचिए, एक हाई कोर्ट के जज को यहां तक कहना पड़ा है कि यूपी की पुलिस संविधान को नहीं बल्कि नेताओं को संतुष्ट करने के लिए काम करती है। यानी वो संविधान को नहीं देखती, नेताओं को देखती है। यानी कसम खाते हैं संविधान की, काम करते हैं सत्ताधारी नेताओं के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सी बारीक चीजों को इन्होंने उठाया है और अमृतकाल के उस खतरनाक एजेंडे को भी सामने रख दिया है जिसके तहत देश के बेईमानों को इनाम दिया जाता है और ईमानदारों को सजा दी जाती है। जस्टिस विनोद दिवाकर ने क्या क्या कहा है एकदम आसान भाषा में देखेंगे। इसके साथ ही रामराज्य की पुलिस का एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 1 दर्जन अन्य कांड भी देखेंगे, आपके सामने रखूंगा, जो ये साबित करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस रास्ते पर चल पड़ी है और वहां की सरकार अपनी पुलिसिया सिस्टम को कहां लेके जा रही है। यह सिस्टम आम जनमानस, हमारे संविधान और भारतीय लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है, दर्जन भर केसेज को देखने के बाद आप भी कायदे से समझ जाएंगे। हर केस अपने आप में रामराज्य की डायरी का एक नया पन्ना खोलता है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामला चल रहा था। केस था राजेंद्र त्यागी तथा 2 अन्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस विनोद दिवाकर। फैसला 3 जून 2026 को आया और बात थी यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के दुरुपयोग की। पहले समझिए कि मामला क्या था। राजेंद्र त्यागी, उनके बेटे और बहू के खिलाफ गाजियाबाद के एक थाने में 12 फरवरी 2023 को यूपी गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के तहत FIR दर्ज की। पुलिस ने राजेंद्र त्यागी को गैंग का लीडर बताया और परिवार के अन्य लोगों पर मिलजुल कर जमीन और प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकी जैसे काम करने का आरोप लगाया। पुलिस ने यह भी कहा कि ये लोग संगठित गिरोह चला रहे हैं, करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहे हैं। जनता के मन में इनका इतना डर है कि लोग इनके खिलाफ गवाही देने से डरते हैं। इसी आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी ठोस आधार नहीं था जिससे संगठित गैंग माना जा सके। 12 फरवरी को FIR होती है। अगले ही दिन राजेंद्र और दीपक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद अगले दिन बहू ललिता त्यागी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ललिता त्यागी को करीब 80 दिन जेल में रहना पड़ा, जबकि हाईकोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ चार्जशीट में कोई खास आरोप नहीं था। कोर्ट ने पाया कि असल विवाद जमीन और पैसों का था। हाईकोर्ट ने देखा कि दोनों FIR जमीन खरीदने, पैसे के लेन देन और चेक से जुड़े विवादों पर आधारित थी। यानी मामला मूल रूप से आर्थिक और सिविल डिस्प्यूट जैसा दिख रहा था। कोर्ट ने कहा कि चीटिंग और फोर्जरी का आरोप हो सकता है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट वाला संगठित गैंग नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं मिला जिससे हिंसा, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब और अन्य चीजें दिखें और ये पता चले कि ये लोग कोई गैंग वगैरह चला रहे थे। यानी कुल मिलाकर गैंगस्टर कानून लगाने के लिए कोई जरूरी आधार नहीं मिला और कोर्ट ने एक गृहिणी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी, मनमाना और अनुचित माना। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कठोर और मनमाने तरीके से किया है। यह भी नहीं देखा गया कि गिरफ्तारी की जरूरत है कि नहीं। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों की ठीक से निगरानी नहीं की। गैंगस्टर कानून जैसे कठोर मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहां निगरानी में कमी दिखी। यानी गाजियाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और उसके बाद अदालत ने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर बेहद कठोर टिप्पणियां की हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी में प्रशासनिक व्यवस्था पर राजनीतिक प्रभाव बहुत गहरा है। यानी ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन कई बार योग्यता और निष्पक्षता न देखकर राजनीतिक संरक्षण के औजार बन जाते हैं। यानी यूं समझिए कि जो पुलिस अधिकारी नेताओं के इशारे पर काम करते हैं, नेताओं की जी हुजूरी करते हैं और नेताओं के इशारे पर असंवैधानिक कार्य करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, गलत तरीके से पुलिसगिरी दिखाते हैं, यानी अफसर नेताओं को खुश करते हैं, बदले में नेता लोग इन्हें मनचाहा ट्रांसफर दिलवा देते हैं, मनचाही नियुक्ति मिलती है और प्रमोशन भी मिलता है। आपने भी अक्सर सुना होगा, जो अधिकारी नेताओं की डुगडुगी बजाते हैं यानी उनके इशारे पर डांस करते हैं, तो उनको मनचाहा जिला, मनचाहा थाना और कमाऊ एरिया दे दिया जाता है जहां पर मोटा मोटा पैसा आता हो। और जो अधिकारी स्वतंत्र रूप से, ईमानदारी से संविधान सम्मत कार्य करते हैं, नेताओं की चाटुकारिता नहीं करते, उनके सामने लौटते नहीं हैं, उनको कहीं दूर दराज ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां वो खुद तो परेशान होते ही हैं, उनका पूरा परिवार भी परेशान रहे। उन्हें ऐसा काम दे दिया जाता है जो बेहद कम महत्व वाला हो, यानी कहीं ना कहीं उन्हें सजा दे दी जाती है। अब सोचिए कि राज्य की सबसे बड़ी अदालत ये मान रही है कि बढ़िया पोस्टिंग और ट्रांसफर तथा प्रमोशन अधिकारियों की काबिलियत, उनकी तटस्थता और ईमानदारी देखकर नहीं, बल्कि कई बार नेताओं की चाटुकारिता के हिसाब से होती है। और यही कारण है
की अदालत को आगे ये कहना पड़ गया कि अधिकारियों की वफादारी संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्ताधारियों के प्रति दिखती है। यानी ये लोग संविधान की कसम खा के कुर्सी पर बैठते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाते हैं, लेकिन काम जनता और संविधान के लिए नहीं करते बल्कि इनकी वफादारी सत्ताधारियों के प्रति हो जाती है। ये लोग संविधान और कानून से ज्यादा अपने राजनीतिक वरिष्ठों तथा सत्ता में बैठे लोगों को खुश करने के लिए करते हैं। कोर्ट ने इसी मामले में एनकाउंटर में हत्याएं, चुनिंदा कार्यवाही और गैंगस्टर एक्ट के यूज पर भी चिंता जताया। कोर्ट ने कहा कि अफसरों का एक बड़ा हिस्सा है जो कानून के शासन को संवैधानिक ड्यूटी नहीं बल्कि परिचालन संबंधी असुविधा मानता है। कई बार गिरफ्तारी बिना ड्यू प्रोसेस के हो जाती है, एफआईआर गलत मकसद से दर्ज की जाती है या दबा दी जाती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मनमाने तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और जो प्रोसीजर होता है उसको बाईपास कर दिया जाता है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि कई बार न्यायिक आदेशों का पालन भी केवल दिखावे के लिए किया जाता है, यानी फॉर्मल तरीके से किया जाता है और अंत में उसे खत्म कर दिया जाता है। यानी दिखावे के रूप में कागजी तौर पर यह होता है कि हम अदालत के आदेशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन असल में होता नहीं है। पुलिस वाले अंत में अदालत के आदेश को समाप्त कर देते हैं। कोर्ट ने होम डिपार्टमेंट से पूछा कि कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट में गैंगस्टर एक्ट के गैंग चार्ट अप्रूवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बाहर क्यों कर दिया गया, जबकि नॉन कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट में डीएम की भूमिका रहती है। होम डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया है उसे कोर्ट ने अत्यधिक सिद्धांत आधारित माना और कहा कि सारी चीजें ठीक नहीं है, यानी कोर्ट संतोष नहीं हुआ। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि छोटे छोटे लोगों पर सख्ती हो जाती है, असली और बड़े अपराधी बच जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस आयुक्त व्यवस्था अपने आप में गलत नहीं है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में भी ये व्यवस्था है, लेकिन चिंता यह है कि इस व्यवस्था में पुलिस को अधिक शक्ति मिलती है, इसलिए इस शक्ति पर नियंत्रण और जवाबदेही भी मजबूती से होनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था को भी कमजोर माना। यह भी कहा कि मुकदमों में गवाहों को समय पर अदालत में पेश कराने की व्यवस्था कमजोर है, सरकारी वकीलों को भी कई बार ठीक से तैयार नहीं किया जाता, इसलिए गंभीर मामले भी कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों पर 2 दर्जन मुकदमे हैं उन्हें 20-30 साल तक आगे नहीं बढ़ाया जाता। आरोपी लगातार जमानत की शर्तों को तोड़ते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष उनकी जमानत रद्द करने में सक्रिय नहीं दिखता। यही कारण है कि अपराधियों का डर कम हो जाता है और कानून का असर कमजोर पड़ जाता है। कोर्ट ने पुलिस द्वारा चुनिंदा तरीके से लोगों को निशाना बनाए जाने और कुछ लोगों को बचाए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह कारण है कि कानून पर जनता का भरोसा कमजोर होता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, पुलिस की कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए, राजनीतिक और व्यक्तिगत आधार पर नहीं। इसके बाद हाईकोर्ट ने राजेंद्र त्यागी और अन्य पर चल रहे गैंगस्टर कानून के तहत मुकदमे को पूरी तरह से रद्द कर दिया, यानी गैंगस्टर कानून के तहत मुकदमा खत्म कर दिया। हालांकि एक जमीनी हकीकत यह भी है कि तमाम शहरों में जमीन और प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी हद से ज्यादा हो गई है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं जिनका यही पेशा बन चुका है और ये फ्रॉडस्टर्स स्थानीय पुलिस की जेब भरने का काम भी बढ़िया तरीके से करते हैं। एक बढ़िया माध्यम है, लाखों का फ्रॉड करते हैं। पीड़ित पक्ष पुलिस के पास जाए तो पुलिस वाले सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि सिविल का मामला है, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तमाम साक्ष्य होने के बाद भी तरह तरह की बहानेबाजियां चलती हैं और बाद में पता चलता है कि जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फ्रॉडस्टर्स से यही पुलिस वाले मोटी मोटी धनुगाही करके बैठे रहते हैं। यानी ये एक बना बनाया सिस्टम हो चुका है, तुम फ्रॉड करो, कुछ हिस्सा हमें भी खिलाते रहो, क्योंकि सबको पता है मामला अदालत में जाएगा, सालों साल लटकता रहेगा, किसी की जिंदगी भर की कमाई डूबती रहेगी और कोई चोर उचक्का कुछ वर्दीधारी चोर उचक्कों डकैतों के साथ मिलकर फ्रॉड के पैसे का आनंद लेता रहेगा। बहरहाल ये तो एक मामला था जहां हाईकोर्ट के जज ने यूपी की पुलिस और वहां की राजनीति के बीच अनैतिक गठबंधन का पर्दाफाश किया है। आइए मैं आपको दनादन 11 और मामले याद दिलाता हूं जो उत्तर प्रदेश के रामराज्य का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलता है। अभी हाल ही में ये वाली खबर हमने आपको दिखाया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाया, फिर भी पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में रखा। बाद में हाईकोर्ट ने इसे इलीगल डिटेंशन माना और यूपी सरकार को आदेश दिया कि 5 लाख रुपया मुआवजा दीजिए। इसके साथ ही संबंधित एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया। यानी हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस अधिकारियों ने बदमाशी की और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बहाना बनाया कि आदेश नहीं मिला था हाईकोर्ट वाला। अब आप सोचिए कि अगर हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करके गिरफ्तारी हो रही है तो क्या पुलिस वालों की सींग बड़ी थी? नहीं, जाहिर सी बात है कोई प्रभाव रहा होगा या फिर कोई मोटा मोटा लेन देन रहा होगा। एक मामला यह भी देखिए, पुलिस ने एक नाबालिग को जेल भेज दिया, उम्र को वेरीफाई तक नहीं किया। मामला जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचा तो तुरंत रिहाई का आदेश दिया गया। पता चला कि जिसे जेल भेजा गया उसकी उम्र 70 साल से भी कम थी। एक केस ये भी देखिए, जिस अपराध के लिए 7 साल से कम की सजा थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की अरेस्ट गाइडलाइंस और बीएनएसएस की प्रक्रिया का उल्लंघन कर गिरफ्तार करती है यूपी पुलिस। और तो और रिलीज ऑर्डर के बाद भी 20 घंटे से ज्यादा छोड़ने में लगा दिए जाते हैं। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि यूपी की पुलिस को लॉ ऑफ द लैंड का सम्मान नहीं है, यानी यूपी पुलिस भारत के कानून का सम्मान नहीं करती। अगला केस ये देखिए, अभी हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था, एक आरोपी फुरकान के मामले में पुलिस ने जमानत का विरोध
विरोध करते हुए उसका आपराधिक इतिहास बता दिया लंबा चौड़ा। कह दिया कि उसके खिलाफ 12 केस है, जबकि असल में 5 केस थे और इस गलत जानकारी की वजह से उस व्यक्ति को 15 दिन ज्यादा जेल में रहना पड़ा। बाद में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने पाया कि यहाँ जांच अधिकारी ने कायदे से अपना काम नहीं किया। बागपत के मोहम्मद चांद वाला मामला तो आपको याद ही होगा, हाल ही में हमने दिखाया था विस्तार से। मोहम्मद चांद की गाड़ी वर्षों से पुलिस की गिरफ्त में रही, बीफ ट्रांसपोर्ट करने का आरोप लगाया गया, जबकि गाड़ी में बीफ था ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया, यानी लैब रिपोर्ट ने ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया था। डॉक्टर खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे कि मांस किसका है, मगर फिर भी लंबे वक्त तक बागपत के मोहम्मद चांद की गाड़ी को पुलिस ने सीज करके रखा। बाद में हाईकोर्ट ने इसे एक तरफा बदमाशी और अवैध गलत बताते हुए वाहन को छोड़ने का आदेश दिया और यूपी सरकार को कहा कि 2 लाख रुपया मोहम्मद चांद को मुआवजा दिया जाए। हालांकि ये 2 लाख लगभग नगण्य जैसा है, क्योंकि इससे ज्यादा तो पीड़ित ने खर्च कर दिया होगा। और सोचिए कि जिस गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा था वही मोहम्मद चांद के परिवार की आजीविका का सहारा बताया गया, यानी बिना किसी आधार के एक पूरे परिवार को आर्थिक संकट में ढकेल दिया गया यूपी पुलिस द्वारा। यदि वो गाड़ी किस्तों पर ली गई होगी तो सोचिए कि उस परिवार का हाल क्या रहा होगा। ऐसे में मात्र 2 लाख का मुआवजा अपने आप में बहुत कम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई मामलों में अब तक यह आदेश दिया है कि सरकार चाहे तो मुआवजा संबंधित अधिकारियों से वसूले। सरकारें कितना वसूलती हैं ये तो पता लगाने वाली बात है, मगर जिस तरीके का रवैया यूपी पुलिस का हो चुका है, अब इन पर भारी आर्थिक दंड के साथ साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए कठोर सजा देने का भी वक्त आ चुका है, क्योंकि आम जनमानस के बीच पुलिस की छवि संरक्षक की नहीं बल्कि वर्दीधारी गुंडे और लुटेरों की बनती जा रही है। अगला मामला देखिए, दुष्कर्म और हत्या का एक केस था, लेकिन पुलिस ने कायदे से अपना काम नहीं किया, जांच नहीं की और रिपोर्ट वगैरह ढंग से नहीं बनाया और कोर्ट को मजबूरी में भारी मन से गंभीर पीड़ा के साथ आरोपी को जमानत देना पड़ा। बाकी तो आप सब जानते हैं कि पुलिस एक्टिव किस कारण होती है और इनएक्टिव किस कारण होती है। यानी अगर किसी को फर्जी तरीके से फंसवाना हो तब भी या तो राजनीतिक प्रभाव या फिर जेब गर्म करनी होती है, और यदि किसी को गलत तरीके से बचाना हो तब भी ये दोनों काम करने पड़ते हैं। कोर्ट ने इस मामले में यूपी की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज पर भी गंभीर सवाल उठाया। अब जब एक दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को अदालत से बेल मिलती है तो ज्यादातर लोग अदालतों पर सवाल उठाते हैं, जज पर सवाल उठाते हैं, जबकि इसका मूल कारण पुलिस बन जाती है, क्योंकि जांच तो पुलिस को करनी थी। अदालत बिना सबूत के किसी को सजा तो नहीं दे सकती, जेल में नहीं रख सकती, बेल देने से इनकार नहीं कर सकती, और सबूत पेश करना पुलिस का काम है। तो ज्यादातर मामलों में पुलिसिया लापरवाही और बदमाशी के कारण अदालतें बदनाम हो जाती हैं, जज बदनाम हो जाते हैं, और तमाम जिम्मेदार तथा तटस्थ जज ये कहते हैं कि तारीख पर तारीख वाला मामला भी ज्यादातर केसेज में जहां स्टेट इन्वॉल्व होता है वो स्टेट के कारण हो जाता है, क्योंकि राज्य के वकील या तो लापरवाही करते हैं या फिर संबंधित जांच एजेंसी समय पर काम नहीं करती, कायदे से काम नहीं करती, तारीख पे तारीख मांगते रहते हैं, और कई बार ऐसा काम कर देते हैं कि सबूतों के अभाव में जज को वो फैसला देना पड़ता है जो वो नहीं देना चाहते। अब इसी केस में देख लीजिए, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल की पीठ ने कहा कि भारी मन से न चाहते हुए भी मुझे जमानत देनी पड़ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने कायदे से अपना काम नहीं किया। अगला केस ये देखिए, गोहत्या के आरोप में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। कोर्ट को कहना पड़ा कि जो घटना हुई कथित रूप से वो 4 दीवारी के भीतर हुई, पब्लिक प्लेस पर तो नहीं हुई, और 4 दीवारी के भीतर हुई घटना लोक शांति के लिए खतरा कैसे पैदा कर सकती है। इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि पब्लिक ऑर्डर के लिए कोई चुनौती आई। ऐसे में एनएसए लगाना ठीक नहीं है। एक केस ये भी देखिए, मुरादाबाद में शहीदीन कुरैशी लिंचिंग वाला मामला था। हाई कोर्ट ने पुलिस की जांच पर रोक लगा दिया, क्योंकि पुलिस ने पहचान आधारित मॉब लिंचिंग वाली सख्त धारा लगाने के बजाय सामान्य मर्डर का क्लॉज लगा दिया। बाकी आप तो जानते ही हैं कि मॉब लिंचिंग किस आधार पर हो रही है। भाजपा शासित राज्यों में अदालत को सरकार से पूछना पड़ा कि लिंचिंग जैसे मामले में पुलिस ने उचित और सख्त कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया। यानी सोचिए कि पहले नफरती गैंग वाले सत्ताधारियों को खुश करने के लिए, उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मॉब लिंचिंग करते हैं, इसके बाद ऐसी घटनाएं मॉब लिंचिंग के रूप में दर्ज न हो, अंतर्राष्ट्रीय बदनामी का कारण न बने। इसे रोकने के लिए, इससे बचने के लिए यूपी पुलिस मॉब लिंचिंग न लिखकर सामान्य मर्डर के मामले को केस में दर्ज करती है, और ऐसा पुलिस वाले अपनी मर्जी से तो करते नहीं, प्रभाव होता है, बिना प्रभाव के होता नहीं। ये प्रभाव कौन सा होता है ये आप सब जानते हैं। एक मामला ये भी देखिए, लखनऊ बेंच के परिसर में काकोरी थाने के 3 पुलिसकर्मी धड़धड़ा के घुस गए एक वकील और क्लाइंट को एडवोकेट चैम्बर में अरेस्ट करने के लिए। इस पर बवाल मचा और कहा गया कि अदालत के परिसर की डिग्निटी पर चोट पहुंची है। पुलिस या प्रोसीजर क्या होता है ये भी नहीं देखा गया। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इतना आगे बढ़ चुकी है कि कहीं भी घुस सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसके अलावा एक तरोताजा विश्वगुरु टाइप मामला ये देखिए, संभल के पूर्व सीईओ अनुज कुमार चौधरी को तो आप जानते ही होंगे, और इनके कैसे कैसे कारनामे रहे हैं ये भी आप सबको पता है। यूपी के किस टॉप नेता के ये बेहद करीबी हैं वो भी आप सबको पता है। संभल मामले में इसी साल
जनवरी महीने में इन लोगों के खिलाफ FIR का आदेश हुआ, मगर पूरे के पूरे पुलिसिया सिस्टम ने और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जो किया और जो दिखाया गया उसका उल्लेख इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है कि गलत करने वाले यानी राजनीतिक प्रभाव में काम करने वाले अधिकारियों को प्रमोशन मिलता है, उनको बचा लिया जाता है। यहां भी मिल गया। अनुज चौधरी किस तरीके से वर्दी में धार्मिक यात्रा में शामिल होते हुए दिखते हैं ये भी हमने देखा है। हाल ही में होली और जुमा को लेकर इन्होंने जो कथित बयान दिया वो भी विवादों में रहा। पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने शिकायत किया, इंक्वायरी हुई, क्लीन चिट दे दी गई। ये वही क्लीन चिट है जिसकी बात हाईकोर्ट ने किया है। और हाल फिलहाल में अनुज चौधरी का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें दोहरा रहे थे। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने, ईंधन बचाने, आवश्यक खर्चों से बचने और स्वदेशी उत्पाद अपनाने की बात कर रहे थे, संसाधनों को बचाने की बात कर रहे थे। सवाल है कि अगर नेतागिरी करने की इतनी ही लालसा है तो फिर वर्दी उतार के फुल टाइम नेता बन जाने में क्या बुरा है? आपकी नेतागिरी को वर्दी की साख की आवश्यकता क्यों है? और क्या आपने वर्दी की साख को बचा के रखा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का तंत्र अपनी बात जनता तक पहुंचाने में इतना कमजोर हो चुका है कि यूपी पुलिस के अफसरों को उसमें शामिल किया जा रहा है? जो अफसर इस तरीके से खुलेआम एक राजनीतिक विचारधारा का बखान करते हो, क्या आप उनसे ईमानदार, तटस्थ और संविधान सम्मत ड्यूटी की उम्मीद कर सकते हैं? इन्हीं अनुज चौधरी पर कथित रूप से संभल में कौन कौन से आरोप नहीं लगे हैं? जांच की बात आती है तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन बचाने में लग जाता है, पूरा सिस्टम झोंक दिया जाता है। अगर सब कुछ सही है तो जांच से भागने की क्या जरूरत है? ये बात भी तो भाजपाई लोग ही कहते हैं कि यदि आप सही हैं तो जांच करवा लीजिए, काहे डरते हैं? सवाल है कि हुजूर आप लोग खुद क्यों डरते हैं? बहरहाल रामराज्य और उसकी पुलिस की कहानी अदालतों की जुबानी बार बार सामने आ रही है। आम जनमानस में पुलिसिया साख लगातार गिरती जा रही है और उसे बचाने का कोई भी प्रयास नजर नहीं आता। आम आदमी पुलिस के बारे में संरक्षक की भावना नहीं बल्कि वर्दीधारी डकैत, गुंडा और लुटेरों की भावना पालने लगा है। हालांकि ये कहना भी बिल्कुल उचित नहीं है कि सब वैसे ही है। बहुत सारे लोग पूरी ईमानदारी और तटस्थता के साथ इसी पुलिस फोर्स में काम करते हैं, इसी सिस्टम में काम कर रहे हैं और उन्हीं के बदौलत व्यवस्था टिकी हुई है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।